गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ दो बैलों की कथा का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। हम पिछले भागों में पढ़ चुके हैं कि हीरा मोती नामक बैल गया के घर से भाग चुके थे और वहाँ एक मटर के खेत के पास उनका सामना एक विशालकाय सांड से हुआ। दोनों ने मिलकर उस सांड का सामना किया और उसे बेदम कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस से मटर के खेत में चरने लगे तो खेत के मालिकों को उनके होने की आहट मिली और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, परंतु वहाँ पर दोनों मित्रों ने मिलकर कांजी हाउस की दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों की जान को बचा लिया। लेकिन एक मित्र के बंधन में पड़े होने के कारण दोनों में से जो दूसरा मित्र था वो अपने दोस्त को छोड़कर, अपने साथी को छोड़कर कांजी हाउस से भागा नहीं। जब कांजी हाउस के मालिक सुबह सुबह जागे तो उन्होंने उसकी भी पिटाई की और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब हम पढ़ते हैं कहानी का अगला भाग। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण का अर्थ होता है तिनका। चारे का एक तिनका भी उन बैलों को नहीं दिया गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, अर्थात दिन भर में एक बार उन्हें पानी पिला दिया जाता था और ये पानी ही उनका आधार था। कहने का तात्पर्य है वो सिर्फ पानी पीकर ही जिंदा थे, पानी पीकर ही जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ का मतलब होता है अस्थियाँ, हड्डियाँ। उनका कंकाल दिखने लगा था। वो इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनका कंकाल दिखने लगा था, उनकी सभी हड्डियाँ चमकने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी बजने का अर्थ होता है डुगडुगी बजना, मुनादी होना। और बाड़े के सामने यानी कांजी हाउस का जो बाड़ा था उसके सामने डुग्गी बजने लगी, उसके सामने मुनादी होने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र को कांजी हाउस के बाड़े से निकाला गया और सभी व्यक्ति उनकी देखभाल करने लगे। उनकी देखभाल होने लगी। देखभाल होने से मतलब है उनकी हालत को देखकर उन्हें संभालने लगे। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ हीरा और मोती को कोई भी छुड़ाने नहीं आया था। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि कांजी हाउस में आवारा और लावारिस पशुओं को पकड़कर रखा जाता है और जब उनके मालिक उन्हें छुड़ाने आते हैं तो कुछ जुर्माना लेकर पशुओं को छोड़ दिया जाता है। और जिन पशुओं को कोई छुड़ाने नहीं आता है उन्हें एक समय तक कांजी हाउस में रखे जाने के पश्चात नीलाम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हीरा मोती को लंबे समय तक जब कोई लेने नहीं आया था तो कांजी हाउस के कर्मचारियों ने उनकी नीलामी करने का फैसला किया था। तो एक दिन कांजी हाउस के सामने डुगडुगी बजाई जाने लगी, मुनादी होने लगी और वहाँ पर कांजी हाउस के पशुओं को खरीदने वाले जो लोग होते थे वो लोग इकट्ठे हो गए। और दोनों बैलों को जब कांजी हाउस के बाड़े से निकाला गया तो जो उन्हें खरीदना चाहता था वो आकर उन्हें देख रहा था। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना मतलब उदास होना। उन बैलों की हालत देखकर उदास होकर चले जाते कि ऐसे बैल हमारे किसी काम के नहीं हैं। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मृतक बैल, जिन बैलों की स्थिति बिल्कुल मरने जैसी हो गई हो, क्योंकि वो बहुत दुबले हो चुके थे, तो जो भी उन्हें खरीदने के लिए आए थे उनके लिए वो किसी काम के नहीं बचे थे। तो ऐसे बैलों का कोई खरीदार भी नहीं था। सहसा अर्थात अचानक, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब वहाँ पर जमा जितने भी लोग थे वो सब हीरा मोती को देखकर और अपना मन उदास करके वहाँ से जा रहे थे, उसी समय अचानक से, सहसा अर्थात अचानक से एक दढ़ियल आदमी जिस आदमी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बढ़ी हुई दाढ़ी का आदमी, एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें बड़ी लाल थी और जिसकी मुद्रा अत्यंत कठोर, अर्थात जिसकी मुद्रा का अर्थ होता है हाव भाव, जिसके हाव भाव, चेहरे के हाव भाव बहुत ही कठोर थे, वो आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में, दोनों मित्रों के पिछले हिस्से में उंगली गोद कर मुंशी जी से, कांजी हाउस के मुंशी जी से उनके लिए मोल भाव करने लगा, उनके लिए बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अंतर्ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान, हृदय का ज्ञान।
उसकी आंखें देखकर, उसका चेहरा देखकर, और वो जिस तरह से हीरा मोती को टटोल कर उनका अंदाज़ा लगा रहा था, ये सब देखकर मन के ज्ञान से ही दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। वो कौन है और उन्हें क्यों देख रहा है, इस बारे में हीरा मोती को पक्का अनुमान हो गया। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था कि अब एक कसाई उन्हें खरीदने आ गया है। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, भीत डरे हुए। दोनों ने एक दूसरे को डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब एक कसाई के पास हमें भेज दिया जाएगा और ये जल्दी ही हमें मार डालेगा। हीरा ने मूक भाषा में मोती से कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक? बिना बात। हमको गया के घर से नहीं भागना चाहिए था। वहाँ तो जैसा भी सही पर भोजन मिल रहा था, यहाँ हमें भूखा रखा गया और अब जिस आदमी के हाथों हमें सौंपा जाएगा वो तो हमें मार ही डालेगा। तो गया के घर से नाहक भागे। नाहक का अर्थ होता है व्यर्थ ही, बिना बात ही भागे। देखना अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा का भाव, श्रद्धा होता है ईश्वर में आसक्ति, तो उन्हें ईश्वर में विश्वास था, लेकिन आज लग रहा था कि कसाई के हाथों हम खरीद लिए जाएंगे और वहाँ पर हमें मार दिया जाएगा। तो मोती को ईश्वर पर अश्रद्धा हो गई, ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा और उसने अश्रद्धा के भाव से मूक भाषा में ही हीरा से कहा कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? हम बार बार मुसीबतों में फंस जाते हैं, भगवान हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करते? तब हीरा कहता है, भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों ही बराबर है कि हम तो पशु हैं। भगवान की दृष्टि में हमारा मरना और जीना दोनों एक समान है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? कि देखते हैं, चिंता मत करो, अच्छा ही है, अब कुछ दिन इस कसाई के पास भी रह के देख लेते हैं। एक बार भगवान ने हमें लड़की के रूप में आकर गया के द्वारा हमारी नाकों में नाक डालने से बचाया था, तो क्या अब नहीं बचाएंगे? अभी भी कोई ना कोई उपाय हो ही जाएगा। तब मोती कहता है, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, अर्थात हम नहीं बचेंगे, अब हमें कोई बचाने नहीं आएगा, ये आदमी हमें अपने घर ले जाते ही हम पर छुरी चलाएगा। तब हीरा कहता है, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी कांपना होता है डरना, बहुत बुरी तरह से कांपना, एक एक हिस्सा उनके कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, इतने कमज़ोर हो चले थे कि वो चल भी नहीं सकते थे। पर उस दड़ियल व्यक्ति के डर के मारे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि जरा सी भी चाल धीरे हो जाने पर वह दड़ियल व्यक्ति उन्हें जोर से एक डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ का अर्थ होता है समूह, गाय बैलों का एक समूह हरे हरे हार में चरता नजर आया। हार बोलते हैं चरागाह को, जो चरने की जगह होती है। तो जब वो दड़ियल व्यक्ति, वो कसाई हीरा मोती को ले जा रहा था, तो हीरा मोती बहुत कांप रहे थे, उनमें चलने की क्षमता तक नहीं थी, परंतु उस कसाई के डर की वजह से वो भागे जा रहे थे, चले जा रहे थे, क्योंकि जरा सा भी वो धीरे होते तो वो कसाई उन्हें जोर से डंडा मार देता। रास्ते में उन्होंने देखा, हीरा मोती ने देखा कि एक चरागाह में, हरे हरे चरागाह में गाय बैलों का एक बहुत बड़ा समूह, एक रेवड़ चरता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, चिकने चपल मतलब बहुत ही स्वस्थ, और चपल अर्थात चंचल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। पागुर का अर्थ होता है जुगाली करना। कोई उछल कूद कर रहा था, कोई बैठा हुआ आनंद से जुगाली कर रहा था। जुगाली आपको मैं बता दूं कि पशु जो गाय बैल आदि होते हैं, ये अपना भोजन फटाफट ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद, मतलब उस समय वो बहुत ज़्यादा नहीं चबाते हैं, वो उसे अपने मुंह में ऐसे ही उतार लेते हैं अपने पेट में, और उसके बाद आराम से बैठकर
उसी पेट में गए हुए भोजन से थोड़ा थोड़ा भोजन वो अपने पास लेकर अपने गले में लेकर आते हैं, अपने मुंह में लाकर उसे एक जैसा चबाते हैं। तो इस प्रकार से उसे कहते हैं पागुर करना या जुगाली करना। तो वहाँ पर हरे हरे हार में, हरे हरे चरागाह में बड़े प्रसन्न और स्वस्थ पशु उन्हें दिखाई दिए। कोई उछल कूद कर रहा था और कोई आनंद से बैठा जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका। हीरा मोती सोच रहे थे कि ये कितने सुखी जीवन वाले हैं, लेकिन ये सब बहुत स्वार्थी हैं। किसी को भी चिंता नहीं कि उन्हीं के दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक बोलते हैं कसाई को। हीरा मोती ने उन पशुओं को देखा और देखा कि कितना प्रसन्न जीवन है, इन्हें किसी का भय भी नहीं है। लेकिन फिर वो मन ही मन सोचते हैं कि भले ही यहाँ पर ये सभी पशु बड़े ही मस्त होकर के चारा चर रहे हैं, लेकिन ये सभी पशु बहुत ही स्वार्थी हैं, क्योंकि उनके ही दो भाई अर्थात हीरा और मोती जो कि पशुओं के ही समाज के हैं। तो कहते हैं कि इन पशुओं को बिल्कुल परवाह नहीं है कि उन्हीं के दो भाई कसाई के हाथ में पड़े हुए कैसे दुखी हैं, और उन्हें उनके दुख से कोई मतलब नहीं है। अचानक वो दोनों चलते जा रहे थे और दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये तो परिचित रहा है, अर्थात इस रास्ते को तो हम जानते हैं। दोनों मन ही मन में मूक भाषा में बात करते हैं। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे और प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। पल पल उनकी चाल तेज होने लगी। अब उन्हें ये रास्ता जाना पहचाना लगने लगा। सारी थकान और सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया है। अपना ही हार मतलब ये वही चरागाह आ गया है जहाँ पर हम चरा करते थे। अरे, ये तो झूरी का गांव आ गया। ये तो वही स्थान आ गया जहाँ पर हम चरते थे। और देखो, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आते थे। ये वही कुआं है। पुर का अर्थ होता है रहट। हम इसी कुएं पर रहट चलाने आते थे। ये तो हमारे ही मालिक का कुआं है, अर्थात हमारा वो गांव आ गया जहाँ पर हम पहले रहते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का अर्थ होता है नज़दीक, मतलब हमारा घर बहुत ही नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, सब भगवान की दया है। मोती कहता है, मैं तो अब भागता हूँ, अर्थात मुझे तो अब मेरे घर जाना है। तब हीरा कहता है, ये जाने देगा? तब मोती कहता है, मैं इसे अभी मार गिराता हूँ। तब हीरा कहता है, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। कि नहीं नहीं, इसे मत मारो, तुम तो बस दौड़ो और दौड़कर हमारे थान पर चलो। थान, थान बोलते हैं उस स्थान को जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। तो जहाँ जूरी हमें बांधता है, तुम तो उस स्थान पर चलो, लेकिन ध्यान रखना अब की बार हम आगे नहीं जाएंगे। हीरा जानता है कि पहले जब वो बेतहाशा भागे थे गया के घर से, तब उन्हें मार्ग का भान नहीं रहा था और वो खो गए थे। उसी बात को ध्यान करते हुए कहता है कि सिर्फ यहाँ से दौड़कर हमें थान तक जाना है, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तब दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त मतलब मस्त होकर, दोनों मस्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल, कुलेल बोलते हैं उछल कूद को, दोनों मस्त होकर बछड़ों की भांति उछल कूद करते हुए घर की ओर भागे। वह हमारा थान है। दोनों अपने अपने थान पर आ गए। दोनों दौड़े और अपने थान पर, अपने स्थान पर आ गए और वहाँ खड़े हो गए। दढ़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तुरंत वहाँ पर दढ़ियल पहुँचता है और जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ लेता है। झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं। तब वह दढ़ियल व्यक्ति बोलता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, अर्थात मैंने इन्हें कांजी हौस से मवेशी खाने से नीलामी में खरीदा है, नीलाम करवाया है और ये मेरे बैल हैं। तब हीरा जो झूरी है वो कहता है, मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए आते हो, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम चुरा कर ला रहे हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मतलब अधिकार। किसी को मेरे बैल बेचने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम चोरी करके आ रहे हो, इनको चोरी करके ला रहे हो। यहाँ पर झूरी को पता नहीं था कि हीरा मोती गया के घर से भाग चुके हैं और उन्हें इतने दिन तक कांजी हाउस में पकड़कर रखा जा चुका है और उनकी नीलामी हो चुकी है। अतः वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम इन्हें चुरा कर लाए हो, क्योंकि ये तो मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। मेरे बैलों को बेचने का अधिकार
किसी के पास नहीं है। तब वो दढ़ियल व्यक्ति, वो कसाई कहता है कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा, रपट अर्थात रिपोर्ट, कि मैं थाने में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ मैं शिकायत कर दूंगा। झूरी कहता है मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये मेरे बैल हैं और यहाँ मेरे ही घर पर आकर खड़े हुए हैं, इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। दढ़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दढ़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुक गया, पर दढ़ियल खड़ा खड़ा रास्ता देख रहा था, दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। यहाँ पे ये हुआ कि मोती गांव से आगे नहीं भागा, गांव से बाहर उसको निकाला, लेकिन वहीं पर वो रुक गया और वहाँ पर रुका रुका वो उस दढ़ियल का, उस कसाई का रास्ता देखता रहा। दढ़ियल दूर खड़ा खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति, शूर मतलब वीर, विजयी शूर, विजयी वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। तब दढ़ियल हार कर चला गया और मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। मोती कहता है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, मैं उसे बेमारे, बेमारे का अर्थ होता है बिना मारे, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। हीरा कहता है, अब नहीं आएगा। मोती कहता है, आएगा तो दूर से ही खबर ले लूँगा, देखूं कैसे लेकर जाता है। तब हीरा कहता है, और गोली मरवा दे, अगर वो हमको पकड़ने आने के बजाय हमें दूर से ही गोली मरवा दे तो मोती कहता है, मैं मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान को तो कोई जान समझता ही नहीं है। हीरा कहता है कि हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, जिसका मन आया हमें पकड़ लिया, जिसका मन आया हमें बेच दिया और जिसका मन आया वो हमें मारना चाहता है। तब मोती कहता है, हमारी जान को इसलिए कोई जान नहीं समझता क्योंकि हम इतने सीधे हैं, हम बहुत सीधे हैं, इसीलिए हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। जरा सी देर में ही नांदों में, नांद मैं बता चुकी हूँ वो स्थान जहाँ पर जानवरों को चारा आदि डाला जाता है, जरा सी देर में ही नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के कई लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह अर्थात उत्साह, सारे गांव में उत्साह सा लग रहा था। सारे गांव में ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था कि इतने दिनों के बाद हीरा मोती आ गए हैं और कैसे उन्होंने झूरी के प्रेम को समझते हुए झूरी के घर का ही रास्ता पकड़ लिया और कसाई को वहाँ से भगा दिया। उसी समय मालकिन ने भी वहां आकर दोनों के माथे चूम लिए, वो भी उन दोनों बैलों की भावनाओं को समझ चुकी थी। अब हम प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इस कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नीति विषयक मतलब वे सभी बातें जो कि नीति से जुड़ी हुई हैं, जो कि दुनियादारी से जुड़ी हुई हैं। ऐसी कौन सी बातें इस कहानी में हमको दिखाई दे रही हैं। तो इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, जिसमें कि पहला है, अत्यधिक सीधा, सरल और सहनशील होना पाप है। इस दुनिया में अत्यधिक सीधे, सरल और सहनशील व्यक्ति का दुरुपयोग किया जाता है और लोग उसे मूर्ख समझते हैं। दूसरा जो नीति विषयक मूल्य है वो है, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही चाहिए, उसे अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। तीसरा नीति विषयक मूल्य है, आज़ादी पाना सरल नहीं है, इसके लिए बहुत कष्ट सहकर संघर्ष करना पड़ता है। चौथा जो मूल्य है वो है, संकट में मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने मित्र से बड़ा प्रेम रखना चाहिए और संकट विपत्ति में मित्र को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली जो घटना है वो है, गाड़ी में जोते जाने पर, जब भी दोनों को गाड़ी में जोता जाता था तब दोनों ही मित्रों का ये प्रयास रहता था कि अधिक से अधिक भार मेरी गर्दन पर रहे। तो इससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दूसरी जो घटना है जिससे पता चले कि दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी वो है कि जब गया के द्वारा हीरा की पिटाई की गई और उसकी नाक पर डंडा जमा दिया गया, तब मोती
अपने पीछे जुड़े हुए हल, जुआ, जोत आदि को लेकर वहाँ से भागा और हीरा की पिटाई होने से बचाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि दोनों दोस्तों में गहरी मित्रता थी। तीसरी घटना है, जब उनके सामने एक विशालकाय सांड आ गया तो दोनों ने मिलकर सामना किया। अगली घटना जो हम कह सकते हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, वो ये है कि मटर के खेत में जब मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगे और वो भाग नहीं सका और खेत के मालिकों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया, तब हीरा चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो वहीं खड़ा हो गया। उसने अपने मित्र को विपत्ति में अकेले नहीं छोड़ा। अगली घटना जो हम देख सकते हैं वो है कांजी हाउस में, जब हीरा बंधा हुआ था और मोती दीवार तोड़ चुका था, सभी जानवरों को वहाँ से भगा चुका था, तब हीरा ने उसे भी वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन मोती ने कहा कि मैं तुम्हें संकट में अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो इन घटनाओं से पता चलता है कि हमें ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अगला प्रश्न जो हम करेंगे वो है ये 7वां प्रश्न। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में झूरी और हीरा मोती के माध्यम से प्रकट किया गया है। झूरी हीरा मोती को अपनी संतान की तरह प्रेम करता था। वह उनसे बहुत ही प्रेम का व्यवहार करते हुए उनसे वार्तालाप किया करता था, इसीलिए उसने अपने बच्चों के समान ही दोनों के हीरा और मोती बहुत ही सुंदर नाम रखे। वहीं हीरा मोती भी अपने स्वामी की टिटकार से ही उड़ने लगते थे, अर्थात जैसे ही वो उन्हें काम के लिए ले जाता वो अपनी क्षमता के बराबर, क्षमता से भी अधिक प्रयास करते थे झूरी का काम करने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि गांव में, ग्रामीण जीवन में पशुओं का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जब हीरा मोती गया के घर से भागकर झूरी के घर वापस लौट आए तो बच्चों ने भी हीरा मोती के जो प्रेम था झूरी के प्रति, उसे देखकर उनकी स्वामी भक्ति को इनाम दिया। उन्होंने भूसी, चोकर, खली आदि अपने घर से लाकर उनको सराहा। तो इस प्रकार से किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का संबंध बहुत ही आत्मीयता वाला, बहुत ही लगाव वाला होता है। आपको ये सभी प्रश्न करने हैं और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करने हैं। ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम अगले जो भाग है उसमें नया पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू।